हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 से 15 लाख न्यू कैंसर केसेस हैं। जो ये जो बहस है खाने में चेंजेस करके या आयुर्वेद से इंस्पायर्ड चेंजेस करके या हर्बल सप्लीमेंट्स लेके कैंसर से इलाज मुमकिन है, तो ये कितना सही है? ये सही नहीं है। टर्मरिक से कई ट्रायल्स हुई हैं जिसमें ये पाया गया है कि टर्मरिक में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। फास्टिंग से कैंसर सेल्स कमजोर पड़ने लगते हैं या मर जाते हैं, आपकी क्या राय है? ज्यादा शुगर लेने से या शुगरी चीजें खाने से भी कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्या ये सही है? ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और कैसे इससे लोग बच सकते हैं? कैंसर से बचने के लिए क्या आसान टिप्स आप दें? पोल्यूशन बढ़ने से भी कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, क्या ये सही है? लोग कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते फिर भी हमें कैंसर क्यों हुआ। जैसे आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से जनकपुरी जाते हो तो आप 10 सिगरेट का धुआं पी लेते हो, इतना एयर पॉल्यूशन है, तो आप सिगरेट तो पी रहे हो। क्या कैंसर का इलाज हमारी किचन में छुपा है? क्या अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज कर हम कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं? नवजोत सिंह सिद्धू के दावे के बाद इस पर एक बहस छिड़ी हुई है और आज देश के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार जुल्का, जो कि एम्स में डीन रह चुके हैं और कैंसर केयर में एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, डाइट का कितना रोल है, फास्टिंग का कितना रोल है, लाइफस्टाइल चेंज का कितना रोल है और कैंसर से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पी के जुल्का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर लोगों को अवेयर करने के लिए कि क्या सही है और क्या किया जाना चाहिए। देखिए, कैंसर को हम एक लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज है। जिनका लाइफस्टाइल खराब है, हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 से 15 लाख न्यू कैंसर केसेस होते हैं, जो कि 40 से 50% जो है वो तंबाकू के सेवन से होते हैं। और अगर अल्कोहल शराब भी मिला दी जाए तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो 40% जो है, 40 to 50% ये तंबाकू के सेवन से होते हैं। बाकी जो कैंसर्स हैं 10 से 20% लाइफस्टाइल रिलेटेड है। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं होता खाने पीने का स्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे कि कोई एक्सरसाइज नहीं करते, घर जाके टीवी पे के आगे बैठ जाते हैं और कुछ एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, खाया पिया और सो गए या लेट गए। तो उसमें एक्सरसाइज ना करना भी एक मुख्य कारण है कैंसर का। और देखा जाए तो कुछ वायरसेस भी कैंसर करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस और एचपीवी वायरस, जो कैंसर सर्विक्स, जिसका कि अब वैक्सीन भी आ गया है, जो कि आपने देखा हो सुना होगा। तो हम ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो कि तंबाकू के सेवन से, अल्कोहल से, और अगर आप डाइट अच्छी नहीं लेते, मीन्स कि डाइट हाई प्रोटीन नहीं है आपकी, तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए हम खासकर कहते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। पर इलाज के साथ साथ बिना इलाज के डाइट लेना ठीक नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप इलाज करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सारे मरीज आते हैं कीमोथेरेपी के लिए, रेडियोथेरेपी के लिए, सर्जरी के लिए। ये तीनों मोडालिटीज़ हैं। इम्यूनोथेरेपी आजकल है, टारगेटेड थेरेपी है। तो ये सारी थेरेपीज़ जो हैं, इसमें आपको डाइट अच्छी चाहिए। तो डाइट अच्छी का मतलब प्रोटीन ज़्यादा चाहिए और कैलोरीज भी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोटीन्स लेते रहेंगे और कैलोरीज नहीं लेंगे तो फिर आपको, जिसको हम कैंसर कैकेक्सिया कहते हैं, कमजोरी आ जाएगी और शरीर दुबला पतला हो जाएगा। तो खाने का बहुत महत्व है इसमें, कैंसर के इलाज में। ये बहुत देखा गया। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जो ये जो बहस है कि खाने में चेंजेस करके या आयुर्वेद से इंस्पायर्ड चेंजेस करके या हर्बल सप्लीमेंट्स लेके कैंसर से इलाज मुमकिन है, तो ये कितना सही है? ये सही नहीं है। कि वही मैं आपको बताने जा रहा था कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको हम कैंसर का इलाज ज़रूर करते हैं,
क्योंकि कैंसर के इलाज के बिना अगर आप खाना-पीना पे ज़ोर दो और कैंसर आप सोचो कि कैंसर का इलाज हो जाएगा, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। तो आपको कैंसर का इलाज ज़रूर कराना है, चाहे उसमें सर्जरी हो, रेडिएशन हो, कीमोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो या और पद्धतियाँ हो। तो कैंसर के इलाज में जो भी अवेलेबल है, वो इलाज कराना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ डाइट का भी इम्पोर्टेंट रोल है। खाने-पीने का, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, कैलोरीज़ भी लेनी है, तो वो हम न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, हमारे डायटीशियन होते हैं, वो चार्ट बना के देते हैं कि आपको उसके साथ-साथ ये खाना है। ये नहीं कि सिर्फ़ खाने से ही कैंसर ठीक हो जाएगा। कैंसर का इलाज कराने से प्लस खाने से कैंसर के सही होने का ज़्यादा वो है। अच्छी डाइट लेने से या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेने से या एंटी इंसुलिन रेजिस्टेंस डाइट जिसकी बात की गई है, वो लेने से हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है अगर कैंसर मरीज़ हैं तो? अगर कैंसर मरीज़ है, अच्छी डाइट ले रहा है, तो उसमें इम्यूनिटी बढ़ती है। हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ले रहा है, तो उसमें भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन कैंसर का इलाज कराना ज़रूरी है। मीन्स कि कैंसर का इलाज ना करा के और सिर्फ़ डाइट पे जाना, वो ठीक नहीं है। यही हम समझाना चाहते हैं लोगों को। ये हम कह सकते हैं डॉक्टर जुल्का कि हर्बल तरीके से या फिर प्लांट बेस्ड मेडिसिन पर निर्भर रहकर कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि अगर आप आयुर्वेदिक कर रहे हैं, हम किसी को वो नहीं कहते कि ये खराब है, आयुर्वेदिक खराब है या होम्योपैथिक खराब है, हम किसी पद्धति को खराब नहीं कहते। लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ है, उसका साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए। साइंटिफिक प्रूफ का मतलब उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स होनी चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स हम करते हैं, ये जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं या जैसे रेडियोथेरेपी है, जैसे सर्जरी है, हर एक चीज़ में क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 ट्रायल्स होती हैं। तो हम क्लिनिकल ट्रायल करके ये शो करते हैं, दिखाते हैं कि इस दवाई से इतना फ़र्क पड़ता है। पर उस दवाई के साथ-साथ आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको कैलोरीज़ भी लेनी है, ताकि आप कमज़ोर ना पड़ें, आप उसको बर्दाश्त कर सकें। डॉक्टर जुल्का जैसे हल्दी हो गई या सिनेमन हो गया, दालचीनी हो गई, लेमन वाटर हो गया, नीम हो गया, इनमें कहा गया है कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्या अभी तक कोई रिसर्च हुई है जिसमें ये बात साबित हुई है या फिर आपके इतने लंबे एक्सपीरियंस में आपने क्या पाया? क्या इन चीज़ों के सेवन से हेल्प मिलती है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टर्मरिक से कई ट्रायल्स हुई हैं, जिसमें ये पाया गया है कि टर्मरिक में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। एमडी एंडरसन में ह्यूस्टन में ना अमेरिका में ये ट्रायल्स हुई हैं और उन्होंने ये दिखाया है कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है। पर कोई फ़ेज़ 3 ट्रायल, प्रॉपर ट्रायल जो है, वो नहीं हुई है, जो कि ये शो करता है कि इन सारी चीज़ों में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि सिर्फ़ ये लेने से आपका कैंसर दूर हो जाएगा। ये कोई नहीं दिखाता। आपको कैंसर का इलाज कराना आवश्यक है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया जो जहाँ पर आयुर्वेद पैदा हुआ 5000 साल पहले और हमारा इतना लंबा ट्रेडिशन है, ये रिसर्च होनी चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल्स होनी चाहिए जिससे कि एक बिल्कुल, बिल्कुल। इंटीग्रेटिव तरीके से एलोपैथी के साथ-साथ हम इन चीज़ों को भी यूज़ कर पाएँ अपने बेनिफिट के लिए? यस, ये इसमें क्लिनिकल ट्रायल होनी चाहिए, बल्कि मैंने खुद क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था एक आयुर्वेदिक दवाई पे और इवन टर्मरिक पे, ब्रेस्ट कैंसर में एम्स में, जब मैं था एम्स में, तो मैंने खुद ही ट्रायल शुरू किया था कीमोथेरेपी प्लस आयुर्वेदिक और वो ट्रायल में हमने देखा कितना फ़ायदा होता है। तो उसमें क्योंकि पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हम कहना मुश्किल है, पर ऐसे ट्रायल्स होने चाहिए और भी आयुर्वेदिक में सो दैट हम ये प्रूव कर दें कि आयुर्वेदिक भी काम करती है इसमें। डॉक्टर जुल्का हम अपनी इंडिजिनस नॉलेज को करंट टाइम में कैसे साइंस के साथ, एलोपैथी के साथ मैरी कर सकते हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ कैंसर पेशेंट्स? यस, बेनिफिट ऑफ कैंसर पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है
कि हम साइंटिफिकली प्रूव करें कि आयुर्वेदा में जो दवाइयाँ हैं, जो आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ हैं, वो फ़ायदा करती हैं, जबकि इनको कैंसर की दवाइयों से मिला दिया जाए या कैंसर की दवाइयों के बजाय इसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि इसको हम तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब तक हमें प्रूफ़ नहीं है कि कैंसर को ये ठीक कर देंगी। क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते कि कैंसर ठीक हो जाएगा या नहीं। क्यों किसी को भी कैंसर है, वो पहले तो कैंसर का इलाज कराएगा, उसके बाद ये दवाइयाँ लेगा। तो ये दवाइयाँ अकेली कैंसर को ठीक नहीं कर सकती। तो इसमें हमें क्लिनिकल रिसर्च और चाहिए, जिसमें ये प्रूव करें कि ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया टर्मेरिक है और नीम है और ये सारी चीज़ें फ़ायदा ज़रूर करती हैं, लेकिन हमें ये दिखाना है क्लिनिकल ट्रायल में कि ये कितना फ़ायदा करती है। तो इन्हें लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ़ इनके ऊपर निर्भर रहकर कैंसर कोई हर पेशेंट को नहीं इलाज नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ इस पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, कैंसर का इलाज ज़रूर कराना डॉक्टर चाहिए। साहब, एक ये भी दावा किया गया कि फास्टिंग का भी एक बड़ा अहम रोल है कैंसर के ट्रीटमेंट में और दुनिया में कई बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि फास्टिंग से कैंसर सेल्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं या मर जाते हैं। आपकी क्या राय? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि फ़ास्टिंग का कैंसर पे कोई असर देखा नहीं गया क्लिनिकली और साइंटिफिकली। तो साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जब तक हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ ना हो, तब तक हम नहीं कह सकते कि इससे डाइट ना लेने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। तो ये कहना बहुत गलत होगा। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी बहुत देर तक खाना ना खाना, 12 घंटे, 14 घंटे तक खाना ना खाना, उसे भी एक हेल्थ डाइट के प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। उससे क्या मदद मिलती है कैंसर ट्रीटमेंट में? नहीं, उससे ऐसा नहीं है, मदद नहीं मिलती। हमें एडिक्वेट कैलोरीज़ चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन चाहिए, एडिक्वेट प्रोटीन्स चाहिए। तो वो हमारा पूरा प्रोटोकॉल है कि जो प्रोटीन्स, कैलोरी, मैलन्यूट्रिशन हम उसको बोलते हैं पीसीएम। सो वो नहीं होना चाहिए पेशेंट में और कैंसर का इलाज साथ-साथ चलता रहे। ये नहीं कि इन्हीं चीज़ों से हम कैंसर का इलाज कर दें। डॉक्टर साहब, शुगर का इंटेक बहुत बढ़ गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़्यादा शुगर लेने से या शुगरी चीज़ें खाने से भी कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि कैंसर सेल्स फीड ऑन शुगर, हुँ। क्योंकि वो शुगर पे ज़िंदा रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो ज या आपको डायबिटीज़ है या शुगर की बीमारी है, तो आप उसमें शुगर मत लीजिए, लेकिन कैंसर सेल्स का शुगर से कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, ये मिथ है। ओके। सर, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं और बहुत सारी महिलाएँ इसकी वजह से मारी भी जाती हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और कैसे इससे लोग बच सकते हैं? हाँ, देखिए ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, इंडिया में भी है और बाहर भी है। लेकिन इससे हमें क्या है कि हम हमेशा कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली डिटेक्शन इज़ द हॉलमार्क टू क्योर। मतलब कि अगर आप जल्दी डिटेक्ट कर लें, तो आपका क्योर 90% है स्टेज 1 में। इसको हम स्टेजेज़ में डिवाइड करते हैं कि अगर आपका कैंसर का लंप ब्रेस्ट में लंप है, गाँठ है, तो वो छोटी गाँठ है, 2 सेंटीमीटर से छोटी है। अगर हम गाँठ को रिमूव कर दें, तो गाँठ को रिमूव कर दें और फिर उस पे रेडिएशन लगा दें। कई बार अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉज़िटिव है, तो उसको हार्मोन ही दे दें, कीमो अवॉइड भी हो सकती है, कीमोथेरेपी। तो उसमें इलाज संभव है और 90% से ज़्यादा क्योर रेट है। मतलब इट इज़ क्योरेबल इन अर्ली स्टेजेस। लेकिन जैसे स्टेज एडवांस होती है, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर में लोग ये सोचते हैं कि जब तक गाँठ में पेन नहीं होता, तो वो नहीं आते डॉक्टर के पास। वो कहते पेन तो हुआ ही नहीं, तो हम क्यों जाएँ?
तो और वो गाँठ बढ़ जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि वो फट जाती है और उसमें से खून निकलता है, मवाद निकलती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे ही आपको गाँठ नज़र आए, आप डॉक्टर को दिखाएँ। ये हो सकता है कैन हर गाँठ कैंसर नहीं होती, लेकिन हमें दिखाना चाहिए डॉक्टर को कि ये कैंसर है या नहीं है। उसमें हम एफ़एनएसी करते हैं, एस्पिरेशन नीडल से करते हैं या बायोप्सी लेते हैं, देखने के लिए कि कैंसर है या नहीं है। और वो गाँठ ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट में ही होगी, वो गले में भी हो सकती है और वो बगल में भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी गाँठ नज़र आए ब्रेस्ट कैंसर में, आप हमेशा डॉक्टर को दिखाएँ और वो डिसाइड करेगा कि बायोप्सी करनी है या नहीं करनी और मैमोग्राम करना है या नहीं करना, अल्ट्रासाउंड करना है। तो मैमोग्राम जनरली हम 40 साल से ऊपर कराते हैं लोगों को, जिनके फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी मदर को अच्छा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो फैमिली हिस्ट्री पॉज़िटिव है, कइयों को अब हमने इलाज जिसका किया 30 साल पहले, उनकी डॉटर को हो गया ब्रेस्ट कैंसर। तो ये भी एक हेरिडिटरी भी है, जिसको हम फ़ैमिलियल कहते हैं। तो उनकी डॉटर को हुआ क्योंकि उसमें BRCA1, BRCA2 एक जीन्स होती हैं, इम्पोर्टेंट जीन्स, वो कैरी करती हैं। तो वो उनसे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है और उनसे ओवरी कैंसर होने की भी संभावना है। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर में जैसा कि मैंने कहा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, ब्रेस्ट में गाँठ हो जाना, तो वो डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए और जिनके BRCA1, 2 पॉज़िटिव है, जैसे कि जिनकी मदर को कैंसर है या जिनके फैमिली में किसी को कैंसर है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, मासी को, बुआ को, तो किसी को भी कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर, हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं और किसी को भी कैंसर हो तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएँ सो दैट वो पहले क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करेगा, उसके बाद अपना अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, उसके बाद मैमोग्राम अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है। सर, ये तो ब्रेस्ट कैंसर की बात हुई, लेकिन इंडिया में बहुत सारे दूसरे कैंसर के भी मरीज़ हर साल बढ़ रहे हैं। कैंसर से बचने के लिए क्या आसान टिप्स आप देंगे? हाँ, देखिए कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो हमने बताया कि सबसे कॉमन है। दूसरा कॉमन कैंसर जो फीमेल्स में है, वो सर्विक्स का कैंसर है। सर्विक्स का मतलब बच्चेदानी के मुँह का कैंसर। वो भी काफ़ी कॉमन है, जिससे कि हमें बचा जा सकता है। बचा जा सकता है इन द सेंस कि उसका वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे कैंसर का वैक्सीन होता है, इस कैंसर का वैक्सीन अवेलेबल है और वो हम 9 साल से 18 साल की उम्र में बच्चों को दे सकते हैं। जैसे हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें ये वैक्सीन ऐड कर देना चाहिए कि सबको लगाना चाहिए, इवन गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को लगाना चाहिए। ये और नॉट ओनली गर्ल्स। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अर्ली एज में करने से आइडियली इट शुड बी डन बिफोर द फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर। जो भी हम पहले कहते थे मैरिज के पहले करना चाहिए। अब मैरिज का कांसेप्ट तो रहा नहीं। अब तो पीपल डोंट बॉदर अबाउट मैरिज एंड दे फॉलो There is द live-in concept also, yes. दे फॉलो वेस्टर्न हैबिट्स। तो इसलिए बिफोर द फर्स्ट हम 9 इयर्स टू 18 इयर्स कहते हैं, जब लड़की का मैरिज से पहले और या सेक्सुअल एनकाउंटर से पहले ही लग जाए तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो इसका आजकल नैनोवेलेंट वैक्सीन आ गया। नैनोवेलेंट मतलब कि अगेंस्ट 9 स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस। तो ये वायरस से होती है ये बीमारी। तो ये मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों तब भी हो जाती है ये कैंसर। तो कैंसर सर्विक्स दूसरा कैंसर है। बाकी तीसरा कैंसर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हेड एंड नेक कैंसर है। हेड एंड नेक का मतलब मुंह और गले का कैंसर, जो मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 15 लाख न्यू कैंसर केसेस होते हैं, उसमें से 40% जो हैं वो तंबाकू के सेवन से होते हैं या शराब का सेवन भी कर मान लो, या तंबाकू और शराब मिल जाएँ, हम सोने पे सुहागा नहीं कहते हैं, कहते हैं एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। तो ऐसे करके हम बोलते हैं। तो उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मुँह और गले का कैंसर जिसको हम हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं।
जीभ का कैंसर या गले का कैंसर वो भी बढ़ जाता है तंबाकू के सेवन से। ज़रूरी नहीं कि सिगरेट बीड़ी पीने से होता है, ये स्मोकलेस टोबैको से भी हो जाता है। स्मोकलेस का मतलब जिसमें धुआं नहीं आता। तो पान मसाला, जर्दा, खैनी, ये सब खाने से भी कैंसर हो सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट आपका ठीक होना चाहिए। लाइफ़स्टाइल का मतलब कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज़ ज़रूर होनी चाहिए। एक्सरसाइज़ आपको करनी चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल घर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और एयर कंडीशन गाड़ी में जा रहे हैं और ऑफ़िस जाकर बैठ जाते हैं, तो एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं करते। तो हम वॉकिंग के लिए सब पेशेंट्स को कहते हैं कि हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स वॉकिंग करो। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज जो कि सिंपल है। बाकी आप जिमिंग करो या और कुछ करो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कैंसर में। लाइफस्टाइल डिजीज़ है कैंसर की, तो आपका बचाव हो सकता है कैंसर से। जी, जी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एक रिसर्च में पाया गया कि योगा करने वाले ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में जो सर्वाइवल रेट था वो 15% बढ़ गया। तो योगा जैसी जो अल्टरनेट थेरेपीज़ हैं या मोड ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ये हेल्प करती हैं, ये अब क्लिनिकली भी इसके प्रूफ्स मिल मिल रहे रहे हैं, हैं। क्लिनिकली प्रूफ मिल रहे हैं। जैसा मैंने कहा सेडेंटरी हैबिट्स, सेडेंटरी का मतलब जो एक्सरसाइज़ नहीं करते, उनको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो एक्सरसाइज़ करते हैं, आप देखिए एथलीट्स हैं या जो एक्सरसाइज़ कर जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, उनको कैंसर कम होता है। तो ये योगा करने से या और एक्सरसाइज़ करने से कैंसर की संभावना कम हो जाती है। इंडियन डाइट में क्या कुछ ऐसे भी फूड्स हैं जो लेने से कैंसर प्रिवेंशन हो सकती है, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन विज़डम से हमारे सिस्टम से हाँ, जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन जैसे हम हल्दी खाते हैं, तो हम हल्दी उसमें पीस के खाते हैं। उतनी मात्रा में नहीं खा सकते जितनी मात्रा में उन्होंने दिखाया है। जो वेस्टर्नर्स हैं, एमडी एंडरसन हॉस्पिटल है जहाँ पर ये दिखाया गया है कि टर्मेरिक लोअर्स द इंसिडेंस ऑफ कैंसर। कैंसर कम होता है उससे, टर्मेरिक खाने से। तो टर्मेरिक का जो वो देते हैं वेरी हाई डोज, और उसमें अगर पेपरिन मिला मिला दिया जाए, मसाला, गरम मसाला वगैरह, तो उसमें एब्ज़ॉर्प्शन, काली काली मिर्च, मिर्च। उसमें हुँ। एब्ज़ॉर्प्शन और होती है। तो इसमें ये देखा गया है, ये ट्रायल्स में भी लोग कर रहे हैं और भी ट्रायल्स चल रही हैं कि जिसमें ये देखा गया है कि ये, और इंडियंस तो हल्दी हर एक चीज़ में यूज़ करते हैं, तो इसलिए इंडियन डाइट इज़ वेरी गुड। एंड दूसरा, जो कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, जो बड़ी आंत का कैंसर है, वो वेस्ट में ज़्यादा कॉमन है, इंडिया में अब कॉमन हो रहा है, क्योंकि अब हम बर्गर और ये डाइट, सूडो अमेरिकन डाइट खा रहे हैं। हम रफेज नहीं खा रहे हैं। तो रफेज खाना भी एक इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडियन डाइट में बहुत मिलता है। आप दाल, सब्ज़ी, रोटी खाएँ, तो उसमें आपको अच्छा रफेज मिलेगा, एंड उससे आप कोलोरेक्टल कैंसर से भी बच सकते हैं। तो ये जो लाइफ़स्टाइल की आपने बात की, रिफाइंड फूड्स हो गए, जंक फूड हो गया या फिर ऐसे फूड्स जो कि जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं है या फास्ट फूड जिसे हाँ हम जी, कहते हैं, दे कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक यस। कैंसर। तो हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, और हमें जो पैकेज्ड फूड्स हैं, सॉल्टेड फ्रूट्स जो फूड्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हों, उसको अवॉइड करें। फ्रेश फ्रूट खाएँ, फ्रेश वेजिटेबल खाएँ और फ्रेश खाना खाएँ। ये नहीं कि फ्रिज में रख दिया और अगले दिन 3 दिन बाद खाया, तो उसको रीहीट करके खाया, वो भी एक खराब चीज़ है। तो उसमें भी आपको फ्रेश फूड खाएँ, तो दैट इज़ मच बेटर। यार आजकल पॉल्यूशन का भी कैंसर के साथ एक कनेक्शन देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ने से भी कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, लंग कैंसर, हम लंग कैंसर पे आए नहीं क्योंकि हम ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे कैंसर की बात करते रहे। लंग कैंसर ये देखा गया है कि जो सिगरेट पीते हैं,
और जो सिगरेट नहीं पीते, लोग कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते फिर भी हमें कैंसर क्यों हुआ? तो कैंसर मैंने कहा कि आप यहाँ से, जैसे आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से जनकपुरी जाते हो, तो आप 10 सिगरेट का धुआँ पी लेते हो, इतना एयर पॉल्यूशन है। तो आप सिगरेट तो पी रहे हो, तो इसमें क्या है, फर्स्ट हैंड स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग एंड थर्ड हैंड स्मोकिंग। इसका मतलब जो आदमी सिगरेट पी रहा है वो दूसरों को भी दे रहा है, उसको कहते हैं कि पैसिव स्मोकिंग। उसकी वाइफ को भी कैंसर हो सकता है, उसके बच्चों को भी हो सकता है। और थर्ड हैंड स्मोक ये है कि स्मोकिंग करके वो बट नीचे फेंक देते हैं कारपेट में, तो कारपेट में से धुआं निकलता रहता है और लोग उसको इनहेल करते रहते हैं, तो उनको भी कैंसर होने की संभावना है। और एयर पोल्यूशन से कैंसर होने का बहुत खतरा है, और एयर पोल्यूशन से ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। सर ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये सबको समझना चाहिए कि एयर पोल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस, उससे बचना चाहिए। एयर पॉल्यूशन को और ज़्यादा इट सीरियसली इज़ लेने की ज़रूरत है कैंसर से बिल्कुल। बचाव। सर प्लास्टिक्स का भी कोई रोल है कैंसर केसेस में? क्योंकि बहुत माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे बॉडी में, हमारे खाने हाँ, में, हमारे पानी में घुले हुए पाए हाँ, गए हैं और प्लास्टिक के बर्तनों में भी लोग खाना खाते हैं। तो क्या प्लास्टिक्स और कैंसर का कोई हाँ, कनेक्शन है? प्लास्टिक्स में कुछ केमिकल्स होते हैं, जो कि केमिकल हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं हम उनको। वो भी केमिकल कार्सिनोजेनेसिस उसको कहते हैं। कार्सिनोजेनेसिस मतलब कैंसर करते हैं। तो जो केमिकल्स हैं वो भी कैंसर कर सकते हैं, जो प्लास्टिक में केमिकल्स हैं। तो इसलिए हमें प्लास्टिक से भी बचना चाहिए, उसमें उसको गर्म करके खाना नहीं पकाना चाहिए, और उसको अलग से रखना चाहिए। और हर एक चीज़ ध्यान से देखनी चाहिए कि आप खाना किस में गर्म कर रहे हैं और खाना कब खा रहे हैं वो गर्म करके। ये नहीं कि प्लास्टिक में गर्म होता जा रहा है और उसमें से खूब केमिकल्स निकल रहे हैं, एंड दे आर कॉजिंग पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन। तो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं उसको। कुछ केमिकल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, दे कॉज कैंसर, वो कैंसर करते हैं। सर तो प्लास्टिक के बर्तनों के साथ-साथ जो केमिकल्स खेती में यूज़ होते हाँ, हैं, पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स। यूज़ होते हैं, मैं जैसे कि जैसा मैंने हाँ, आपको बताया कि उसकी वजह से भी कैंसर केसेस बहुत बढ़ हाँ, रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया पंजाब में कैंसर की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो पेस्टिसाइड इतने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कि उससे कैंसर बढ़ रहा है। केमिकल वो भी केमिकल कार्सिनोजेनेसिस है। केमिकल से कैंसर हो रहा है, पेस्टिसाइड से हो रहा है। तो पेस्टिसाइड जितने ज़्यादा हम कर रहे हैं, तो उतने कैंसर बढ़ रहे हैं। पंजाब में देखा गया है कि पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है, तो वो मीन्स कि कैंसर पेशेंट जाके अपना इलाज करा के आते हैं। तो आजकल तो पंजाब में भी कैंसर की सुविधा उपलब्ध है, तो वो ले सकते हैं। लेकिन पहले कैंसर ट्रेन चला करती थी कि जिसमें भर के जाते थे लोग कैंसर का इलाज कराने। तो पंजाब में बहुत कैंसर इसी से होता है, पेस्टिसाइड से। सो जितने भी पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फूड्स जो कहते हैं ना, बिना पेस्टिसाइड के, बिना उसके ग्रोन है, दे आर द बेस्ट थिंग्स, मतलब जो कि आपको कैंसर से बचा सकते सर आज के टाइम में जब हम आयुर्वेदा की तरफ एक तरह से लौट रहे हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी खुल चुका है, आयुष मिनिस्ट्री भी एक अलग से मिनिस्ट्री है। क्या आपको लगता है कि कैंसर जैसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के इलाज में एक ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक ज़्यादा तालमेल होना चाहिए एलोपैथी और आयुर्वेद जैसी स्ट्रीम्स में, जिससे कि कैंसर पेशेंट्स को बेहतर चिकित्सा मिल पाए, बेहतर सुविधा सुविधा मिल मिल पाए, पाए? बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसमें आयुष मिनिस्ट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आपस में मिल के, बेशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ मिल के, क्योंकि मैं वहाँ का डीन रहा हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का, तो ये तीनों मिल के क्लिनिकल ट्रायल करें कई आयुर्वेदिक पदार्थों पर, और ये प्रूव कर दें कि ये कैंसर के लिए हानिकारक नहीं है और ये कैंसर के लिए लाभदायक है। तो अगर ये प्रूव कर दें और क्लिनिकल ट्रायल करें आपस में मिल के, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है।
तो आपस में कोऑर्डिनेट करके आयुष मिनिस्ट्री पूरी मिनिस्ट्री है उसी की, ऐसे ही आयुर्वेदा का पूरा इंस्टीट्यूट है। तो दे शुड कोलैबोरेट विद ईच अदर, आपस में कोलैबोरेट करें, आपस में मिलजुल के काम करें और क्लिनिकल ट्रायल्स करें, साइंटिफिक ट्रायल्स करें, जिसमें साइंटिफिकली बताएं कि ये कैंसर में लाभदायक है। जी। देश में आयुर्वेद के नाम पर बहुत सारे लोग बहुत सारी एडवाइस देते हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स भी खुले हुए हैं। क्या उनमें कोई रेगुलेशन की ज़रूरत है? क्या सरकार की तरफ से कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, मानदंड तय होने चाहिए? हाँ, सरकार को ये देखना चाहिए कि ये क्लिनिकली साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं है। अगर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो लोगों को उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये ये हम सबको कहते, हम ये नहीं कहते कि आयुर्वेदा खराब है या होम्योपैथिक खराब है। उसमें भी दवाइयाँ होंगी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ प्रूव करें ना, मतलब उस क्लिनिकली साइंटिफिकली प्रूव करें। अगर प्रूव करते हैं तो हम उनको मानने के लिए तैयार हैं कि भाई इससे कैंसर ठीक हो सकता है, और कौन सा कैंसर के लिए कौन सी दवाई अच्छी है वो हमें बताएं, प्रूव करके। और कुछ ट्रायल्स चल भी रहे हैं। टाटा हाँ, मेमोरियल हॉस्पिटल समेत कुछ कुछ सेंटर्स सेंटर्स में में ट्रायल्स ट्रायल चल चल भी रहे रहे हैं। हैं, और ट्रायल चलने चाहिए, और बड़े इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा हुँ। चलने चाहिए। और जैसा कि टाटा में है, या और बड़े इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, और जो अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट है मद्रास में, ऐसे बेंगलोर में है किदवाई मेमोरियल, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हुँ। ट्रायल्स चलने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये चीज़ इसमें लाभदायक है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर जुल्का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि कैंसर के इलाज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कैंसर अगर किसी को हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि इलाज मुमकिन है, ट्रीटेबल है जैसे डॉक्टर जुल्का ने कहा और आप हर्ब्स का इस्तेमाल करें लेकिन इलाज की जगह नहीं, इलाज के साथ-साथ कर सकते हैं क्योंकि इलाज की जगह अगर आपने सिर्फ हर्ब्स पर रिलाई किया तो उससे आपको नुकसान भी हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टर जुल्का का मानना है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अपनी कमेंट्स और सवाल ज़रूर हमें भेजें और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्का अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने थैंक के यू, लिए। शुक्रिया।